एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम स्टॉक्स का 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ मार्केट और बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो हैं डेट फंड्स क्या होते हैं, डेट फंड्स जो है किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, उनकी एनएवी किस तरह से डिसाइड होती है, कूपन रेट क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होती है। दोस्तों, ये सब चीज़ें जानना आजकल हमें इसलिए ज़रूरी हो गया है दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता है एक जो बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई थी म्यूचुअल फंड और या मैं कहूँ तो डेब्ट म्यूचुअल फंड मार्केट में, डेट म्यूचुअल फंड के स्पेस में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई थी कि फ्रैंकलिन इंडिया, जी हाँ, जाना माना नाम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, उसने अपने 6 म्यूचुअल फंड्स जो हैं, 6 डेट म्यूचुअल फंड्स जो हैं फ्रीज़ कर दिए हैं, उनको जो है बंद कर दिया, उसमें किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन रोक दिया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी सोच समझ के या फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं जो भी फ्रैंकलिन इंडिया के जो निवेशक हैं जिन्होंने उन 6 म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया था, मैं उनको बस एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे ही हालात सुधरते हैं, जैसे ही उन बॉन्ड्स की जो है एक अच्छी वैल्यू फ्रैंकलिन इंडिया को मिलेगी बॉन्ड मार्केट में, वैसे ही जो है फ्रैंकलिन इंडिया ट्राई करेगा उन बॉन्ड को जो है बेचने का और लिक्विडेट करने का, और आपको जो है आपके पैसे होपफुली जो है वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमें जो है बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है दोस्तों, और हमें जो है हमें जो है इस बात पे फोकस करना चाहिए, ना सिर्फ उनके जो है कभी कोई जब भी आपको कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए दोस्तों कि लास्ट 5 ईयर्स में उनने कितना रिटर्न दिया है, किसने जो है कौन अच्छा चल रहा है, कौन नंबर 1 पे है, किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया तो आप उसको खरीद लेते हैं। आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए दोस्तों। आप जो है अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आप जो है बहुत ही बेहतर डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो का मकसद, आज की वीडियो का मकसद तो खासकर यही है कि हम आपको जो है डेट म्यूचुअल फंड्स जो हैं क्या होते हैं, वो किस तरह से जो है निवेश करते हैं, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो उन सब के बारे में हम आपको एक थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आपकी नॉलेज को जो है विस्तार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो डेट म्यूचुअल फंड्स आर द म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट ए मेजर पोर्शन ऑफ द पूल्ड कॉर्पस ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर इन डेट और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, सरल भाषा में मैं बोलना चाहूँगा, इसमें क्या लिखा है कि डेट म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर या फंड हाउस क्या करता है कि बहुत सारे लोगों से पूल किया हुआ जो पैसा है, आप सब लोग, हम जैसे लोग जो होते हैं जो कि इन्वेस्टर हैं, हम लोग क्या करते हैं, सारा उन फंड हाउस को जो है पैसा देते हैं। तो उस पैसे का जो है, उस पैसे का जो मेजर पोर्शन है वो जो है डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि कर्जे के तौर पे, अभी मैं आपको बताऊंगा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जो है लगा देते हैं। तो ये सब कौन से इंस्ट्रूमेंट है ये हम आगे देखेंगे। तो देखिए, लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूँ तो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट इज़ अ डेट म्यूचुअल फंड डेट मीन्स एन इन्वेस्टर, जैसे कि आप और मैं, आर गिविंग डेट टू ए म्यूचुअल फंड हाउस विच एक्ट एज ए इंटरमीडिएट एंड दे आर फर्दर गिविंग डेट टू ए गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स। तो आप समझिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए डेट म्यूचुअल फंड, जैसे कि नाम ही आपको पता चल रहा है, डेट मतलब कर्जा, आप जो है कर्जा दे रहे हैं दोस्तों। आप किसको कर्जा दे रहे हैं? आप फंड हाउस को कर्जा दे रहे हैं। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कि आप फंड हाउस को कर्जा दे रहे हैं, बट फंड हाउस को भी आप जो है एक इंटरमीडिएट समझिए दोस्तों। वो क्या करता है, आप सबसे पैसा लेगा, वो भी आगे जाके किसी और को कर्जा देता है। तो डेट म्यूचुअल फंड तो अल्टीमेटली जो है आपका पैसा कहाँ लग रहा है, इन जो है गवर्नमेंट के पास या कॉर्पोरेट्स के पास, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो आपसे जो है आपका पैसा लेती है और आपको बदले में इंटरेस्ट देती है और आपके साथ एक बॉन्ड बना देती है, आपके साथ एक करार कर देती है कि इतने टाइम के बाद जैसे ही बॉन्ड मैच्योर होगा, आपको जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा जो भी आपने कर्जा दिया है, और आपको साथ ही साथ तब तक जो है आपको हम इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों,
मतलब ये एक आप समझिए, आप बिल्कुल सेम चीज़ है जैसे कि आप किसी को कर्जा देते हैं। आप जो है किसी को जब कर्जा देते हैं तो दोस्तों आप उसके साथ मान लीजिए कोई करार कर देंगे, कोई एग्रीमेंट बना देंगे कि इसने मुझसे इतना कर्जा लिया है, ये मुझे 1 साल के अंदर इतना मेरा पैसा वापस करेगा और तब तक जो है मुझे इस रेट पे ब्याज देगा। तो सेम वैसे ही है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट या तो कभी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आपसे जो है बॉन्ड बेचती है अपने, या फिर कभी कभी कॉरपोरेट्स को जो है जब ज़रूरत होती है तो वो जो है आपसे लोगों से कर्जा लेते हैं। तो कर्जा लेते हैं और आपको बॉन्ड दे देते हैं एज ए श्योरिटी कि आप जो है क्लेम कर सकते हैं बाद में, इतने टाइम के बाद इतना पैसा आपको मिलना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखिए दोस्तों, जब आप किसी को कर्जा देते हैं, अब आप सोचिए प्रैक्टिकल लाइफ में, जब ह्यूमन लाइफ में जब अभी आप किसी को कर्जा देते हैं तो आप क्या सोचते हैं, आपके मन में कितने सारे सवाल आते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये कर्जा मेरा लौटा पाएगा या नहीं, ये इंटरेस्ट अच्छा दे रहा है या नहीं, कितने टाइम बाद मेरा कर्जा देगा। तो आपके मन में इतने सारे मतलब शंकाएं रहती हैं आपके मन में दोस्तों। तो पर जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू सेम काम कर रहे हैं तब आपके मन में ये सब कुछ नहीं आता दोस्तों, कोई सवाल नहीं आएगा। आप बस फंड हाउस को देखेंगे कि हाँ ये HDFC फंड हाउस है, ये फ्रैंकलिन इंडिया फंड हाउस है, ये ICICI फंड हाउस है, ये एक्सिस इंडिया फंड हाउस है। तो आप बस सोच लेते हैं कि आपने फंड हाउस को पैसा दिया, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब वो जो करे। जबकि ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप देखिए वो फंड हाउस आपका पैसा, वो फंड हाउस आपसे कर्जा नहीं ले रहा है। वो कर्जा जो ले रहा है वो जिन जिन कंपनीज़ ने कर्जा लिया है, आपको वो देखना है कि वो किन किन कंपनीज़ को कर्जा दे रहे हैं, किन किन कंपनीज़ में जाके उनको पैसे दे रहे हैं। आपको ये चीज़ें देखनी है। आपके मन में जो सवाल एक बंदे को कर्जा देते समय आपके मन में आते हैं कि वो आपको पैसा लौटा पाएगा कि नहीं, आप देखते हैं कि यार वो कुछ कमाता वमाता है कि नहीं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। अगर कर्जा देने से पहले आप ये सोचते हैं कि उसके रेगुलर इनकम है कि नहीं, कि वो कर्जा लौटा पाएगा कि नहीं। आप ऐसे ही किसी को भी मुंह उठा के कर्जा नहीं दे देते, राइट। तो आप ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें कंपनीज़ को कर्जा देते समय भी सोचनी चाहिए दोस्तों कि क्या कंपनीज़ जो है आपको पैसा वापस लौटा पाएगी कि नहीं, वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी की रेपुटेशन कैसा है, उस कंपनी का बिजनेस कैसा है। कहीं कंपनी बैठ गई तो, अभी जैसे सोचिए आपने किसी को कर्जा दिया और वो कुछ कमा नहीं पाता, मान लीजिए प्राइवेट जॉब में है, उसकी जॉब छूट गई और वो फिर आपका पैसा नहीं लौटा पाएगा दोस्तों, तो आप क्या कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसीलिए देखिए दोस्तों, अपने आप को बचाने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज गेन करनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि किन किन कंपनीज़ में जो है कर्जा लिया है वो उनकी रेटिंग क्या है, वो लौटा पाएंगी कि नहीं लौटा पाएंगी। कहीं बैठ गई तो, अगर वो डूब गई तो फिर कौन लौटाएगा आपका पैसा। तो देखिए दोस्तों, डिफरेंट, अभी मैंने आपको बताया कि आप आगे चलते हैं तो जो ये डेट म्यूचुअल फंड्स हैं वो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। तो वो जो सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये रहे दोस्तों, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आज की जो वीडियो है वो आज हमने फोकस करी है कॉर्पोरेट बॉन्ड के अराउंड। तो इन सिंपल वर्ल्ड अगर मैं बताना चाहूँ आपको, दीज आर जस्ट बॉन्ड इशूड बाय कंपनी एंड सोल्ड टू अ इन्वेस्टर। तो ये सिर्फ एक कागज़ है, मतलब समझ लीजिए एक बॉन्ड है, एक तरह का एग्रीमेंट है कि कंपनी ने आपको दिया, आप कंपनी को पैसा देते हैं, यानी कंपनी को लोन देते हैं। आप समझिए इसको, हमेशा इस तरह से समझिए कि आप कंपनी को कर्जा दे रहे हैं। तो आपने कंपनी को कर्जा दिया, कंपनी ने आपको एक एग्रीमेंट दे दिया कि हाँ इतने इतने टाइम के बाद मैं आपको आपके पैसे वापस लौटा देंगे और आपको जो है इतना इतना इंटरेस्ट देंगे हम। तो देखिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए कंपनी टू इशू बॉन्ड। मतलब कंपनी के पास इतनी क्या ज़रूरत है कि वो आपसे कर्जा ले, मतलब कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आपसे क्यों कर्जा लेंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वो बैंक्स के पास भी जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल आंसर है कि उनको बहुत सारे ज़रूरतें होती है दोस्तों, एक्सपेंशन प्लान होते हैं, कोई कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऑपरेटिंग उनके जो एक्सपेंसेस हैं, उनके जो खर्चे हैं, या फिर कुछ भी नीड होगी दोस्तों, उनको पैसे की मान लीजिए ज़रूरत है कंपनी को। तो देखिए दोस्तों, वो बैंक के पास भी जा सकती हैं और आपसे लोगों से भी कर्जा ले सकती है। तो देखिए क्यों वो जो है आप लोगों से कर्जा लेना बेटर प्रेफर समझती हैं, अच्छा समझती हैं। सो दे वांट मनी विच दे कैन गेट इट आइदर फ्रॉम द बैंक, बट इन द बैंक दे नीड कोलेट्रल एंड सम बैंकिंग एंड हैड टू पे मोर इंटरेस्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, यही एक मेन चीज़ है दोस्तों कि क्यों कंपनी जो है आप जैसे हम जैसे भोले भाले लोगों से ही पैसा लेती है और बैंक के पास से पैसा नहीं लेती। देखिए दोस्तों, पहली चीज़, बैंक में अगर उनको लोन लेना है, कर्जा लेना है, तो उनको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कोलेट्रल चाहिए ही चाहिए बैंक में।
कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, बैंक में अगर आप लोन लेंगे तो वहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। अभी आप देखेंगे कि वो जो आपको इंटरेस्ट रेट देंगी वो कम होगा जितना कि उनको बैंक को देना है उससे। तो यहाँ पे देखिए आप सीधा सीधा उनके पास जो फ़ायदा है, आप समझ लीजिए ना उनको कुछ गिरवी रखना है, गिरवी नहीं रखना तो आप समझ लीजिए उनकी कोई लेनदारी ऐसी कुछ बनेगी नहीं। अगर मान लीजिए डूब गई तो आप कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। अगर जो है बैंक का पैसा अगर उन्होंने डुबा दिया तो बैंक उनको जो है बेच देगा, जो भी कोलेट्रल है उनको सबको बेच के अपना पैसा रिकवर कर देगा। पर और दूसरा देखिए दोस्तों, बैंक को जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और आप लोगों को जो है कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। मैं अभी आपको एग्जांपल में समझाऊंगा दोस्तों। सो दे इशू बॉन्ड एंड टेक मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर। इसलिए देखिए वो आप जैसे हम जैसे भोले वाले इन्वेस्टर से जो है बॉन्ड इशू कर देते हैं। और दोस्तों आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए दोस्तों क्या फीचर्स होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड के, अब थोड़ा और जान लेते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आखिर होता क्या है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो बैकिंग फॉर द बॉन्ड इज कंपनी रेपुटेशन एंड एबिलिटी टू पे मनी बैक विच इज़ डिसाइडेड बाय इट्स क्रेडिट रेटिंग लाइक AAA आर द बेस्ट रेटेड बॉन्ड्स। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया, बैंक के केस में बैंक ये सब नहीं सुनता कि आपकी जो है कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी अच्छी आपकी रेटिंग है, ये सब नहीं देखेगा। ये भी थोड़े बहुत कंसिडर करता है दोस्तों, बट मेनली जो है वो कोलेट्रल रखता है, उसको कुछ गिरवी चाहिए तभी वो आपको लोन देगा। बट देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के टाइम पे जब आप और हम जैसे भोले भाले इन्वेस्टर्स जब लोन देते हैं तो हमको जो है कंपनी क्या देती है, कुछ भी कोलेट्रल नहीं देती है दोस्तों। तो हमारे पास क्या है कि हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए जब हमें इस प्रकार के लोगों को कंपनीज़ को जो है इन्वेस्ट करना चाहती है। तो हम जो भी चीज़ देखते हैं वो होती है कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी कुछ कमा धमा रही है कि नहीं, कंपनी का जो है क्रेडिट रेटिंग कैसी है, क्या रेटिंग मिली है उसको, AAA रेटिंग है, AA रेटिंग है या A रेटिंग है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी वो AAA रेटिंग के अंडर आती हैं वो कंपनीज़, यानी कि उनका जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उनके जो है बॉन्ड्स जो उन्होंने इशू किए हैं उनको जो है वो ऑनर कर पाएगी। टाइम जब मैच्योरिटी पीरियड होगा तो जो है आपका पैसा लौटा पाएंगी दोस्तों। They pay periodic interest to investor till maturity period. This interest paid is called coupon rate. जी हाँ दोस्तों, अब एक टर्म आया है कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब होता है कि पर ईयर एनुअली वो आपको कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है। अभी वो इंटरेस्ट रेट आपको जो है हाफ ईयरली भी दे सकती है या क्वार्टरली भी दे सकती है, बट हम जो है एक जब कैलकुलेशन करते हैं तो एनुअली के हिसाब से देखते हैं कि एनुअल में एक साल में जो है आपको वो कितना इंटरेस्ट रेट देती है, तो उसे हम बोलते हैं कूपन रेट। अब हम देखते हैं दोस्तों इस आगे जो है पूरे इस वीडियो में हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, जिसमें मान लेते हैं एक कंपनी ए है जो कि बॉन्ड इशू कर रही है, और मान लीजिए एक इन्वेस्टर है आप जैसे हम जैसे, उसका नाम है राम, वो जो है उसके बॉन्ड जो है खरीदता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे पूरे इस वीडियो में उसी एग्जांपल पे हम जो है अपनी थ्योरी चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों बॉन्ड की जो है जब कंपनी ने बॉन्ड इशू करे तो उस समय जो है उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो फेस वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। उस समय जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो मान लीजिए देखिए बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं 100 रुपीज़ एनुअली पे कर रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कूपन रेट कितना है, मतलब कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ईयरली, तो वो आ रहा है 10%। मैच्योरिटी पीरियड आप समझ लीजिए 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, यानी 5 साल में जो है बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। 5 साल बाद जाएंगे आप जो है अपने 1000 रुपये ले सकते हैं उनसे। तो देखिए दोस्तों 5 साल तक उसको जो है 100 रुपये मिलता रहेगा पर ईयर, तो वो उसको 500 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये मिल जाएंगे 5 साल तक, और 5 साल पूरे होने के बाद वो वापस अपने 1000 रुपये ले सकता है। तो मान लीजिए देखो दोस्तों अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी जो आप समझने में हेल्प करेगी, वो है इंटरेस्ट रेट। अभी मान लीजिए नेशनल जो इंटरेस्ट रेट है, नेशनल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है मान लीजिए दोस्तों सेविंग रेट, कि जो सेविंग रेट चल रहा है कि उस समय जो चल रहा है सेविंग रेट वो 8% है। यानी बैंक्स में अगर आप पैसा रखेंगे तो आपको 8% का ब्याज मिलेगा मान लीजिए एनुअली, राइट। तो देखिए बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा, जिस रेट पे वो लोन देगा, मान लीजिए वो 4%, लगभग इतना ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, इससे ऊपर रहेगा आप समझ लीजिए। यानी कि 8% में 4% जोड़ेंगे यानी कि 12%। तो यानी 12% के रेट पे जो है बैंक कंपनीज़ को या किसी को भी लोन देगा, और आपको जो सेविंग का जो रेट मिल रहा है, आपको जो अब अपना पैसा अगर बैंक में रखेंगे तो उस पर जो आपको रेट मिल रहा है वो 8% है। तो देखिए दोस्तों अब आपके पास क्या सिनेरियो, राम के पास क्या ऑप्शंस हैं। राम अगर अपना पैसा बैंक में रखता है तो उसको 8% का रेट मिलेगा, कंपनी को देता है तो 10% का रेट मिलेगा, तो वो कंपनी के बॉन्ड खरीद लेगा क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है।
अभी देखिए कंपनी का प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि कंपनी को कर्जा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी अगर बैंक से लेती है तो बैंक के पास से 12% पे देना पड़ेगा, उसको 12% का रेट देना पड़ेगा। और अगर आपसे लेती है कर्जा तो आपको सिर्फ 10% देना है। तो यहाँ पे कंपनी का भी फ़ायदा, वो आपको बॉन्ड इशू कर देगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों का विन विन सिचुएशन है, आपको भी ज़्यादा रेट मिल रहा है, उनको कम रेट देना पड़ रहा है बैंक के कंपैरिजन में, तो वो देखे बॉन्ड इशू कर देती है। तो ये आप समझ गए होंगे इससे कि बॉन्ड क्यों इशू किया जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है दोस्तों, यानी कि सेकेंडरी मार्केट को हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड मार्केट। तो दोस्तों अपना जो है पुराना एग्जाम्पल के हिसाब से ही चलते हैं, वही राम का एग्जाम्पल। तो देखिए राम के पास आपको पता है बॉन्ड है, जिसमें जो कि उसने 1000 रुपये में लिया है। अब मान लीजिए उसको जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है 5 साल से पहले, तो वो अब क्या करेगा। तो देखिए वो क्या कर सकता है दोस्तों, उसके पास अब एक मार्केट होता है दोस्तों, जहाँ पे जाके वो इस बॉन्ड को, जो 1000 रुपये का बॉन्ड है, उसे जो है बेच सकता है आगे, जो है फर्दर किसी और आदमी को बेच सकता है। उसको बोलेगा कि आप इसे खरीद लीजिए 1000 रुपये में। अगर मान लीजिए 1000 रुपये में खरीद लेता है कि आप 1000 रुपये में खरीद लीजिए, आपको एनुअली 100 रुपये इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो वो बेच देगा इस तरह से। तो एक जगह होती है जहाँ पे कि आप जो है, जैसे कि शेयर मार्केट होता है जहाँ पे कि आप शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स को बेचते खरीदते हैं, वैसे ही बॉन्ड मार्केट होता है जहाँ पे कि आप बॉन्ड्स को जो है खरीदते बेचते हैं। नाउ टू ट्रेड दिस बॉन्ड देयर इज ए मार्केट कॉल्ड बॉन्ड मार्केट, मैंने आपको बता दिया। हेयर वी कैन यू कैन सेल बाय कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लाइक शेयर्स आर बॉन्ड। जिस तरह से शेयर बेचे जाते हैं एक्सचेंज में, उसी तरीके से बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स बेचे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों एक और अब सिनेरियो दूसरा कंसिडर करते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए जिस कंट्री में वो राम रहता है, उस कंट्री जो है बूम कर रही है, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रोथ हो रही है उस समय। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, जब भी ग्रोथ होती है उस समय आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो बैंक के सेविंग रेट्स हैं वो भी बहुत हाई होते हैं, राइट। सेविंग रेट्स हाई होते हैं, इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, और जैसे ही रिसेशन आता है तो बैंक भी जो है अपने रेट कट करता है। आपने देखा होगा आरबीआई ने कितना रेट कट कर दिया है पिछले साल से। तो वो जो है चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और नई नई फैक्ट्री लगाएं, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ग्रोथ आगे बढ़े, ग्रोथ और बढ़े रिसेशन के टाइम पे। तो आप समझ चुके होंगे जैसे जैसे अगर आपका कंट्री की हालत अच्छी है, तो जो है कंपनी बूम कर रही है, कंपनी में जो है ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो उस समय इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं। तो आप समझ लीजिए राम की जो कंट्री है वहाँ पे जो है अच्छा बूम कर रही है, जहाँ ग्रोथ रेट अच्छी है उसकी। तो आप समझिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अब जो है बढ़ के, पहले 8% था सेविंग रेट, अब मान लीजिए 10% हो गया, ठीक है। तो उसी के हिसाब से जो बैंक लोन होगा, जो बैंक जिस रेट पे लोन देगा, वो भी मान लीजिए फिर से सेम 4% बढ़ गया, उससे ऊपर रहेगा 4%, उससे ऊपर, तो 14% का लोन हो गया। अब आप समझिए कि कोई कंपनी बी है, अब उसको जो है पैसे की ज़रूरत है, तो अब वो क्या करेगी, वो अपना एक फ्रेश अपना बॉन्ड इशू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखिए दोस्तों उसको पैसे की ज़रूरत है। अभी मान लीजिए वो बैंक से लेता है तो वो 14% का उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो वो उससे क्या करता है कि 12% के ब्याज पे बॉन्ड निकाल देता है, कि वो जो है आपको 12% का ब्याज देगी। अब आपके लिए क्या फ़ायदा है दोस्तों, अभी जो है, अभी मान लीजिए राम को समझिए या श्याम को समझिए, दोस्तों दूसरा बंदा ले लेते हैं श्याम, वो उसको अब देखिए ख़रीदना है, वो उसको जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो वो सोचेगा कि बैंक में रखता हूँ तो बैंक में तो अब 10% मिल रहा है, पर अगर मैं बॉन्ड खरीद लेता हूँ तो वो 12% का मिल रहा है। तो यानी कि अच्छा है कि मैं बॉन्ड खरीद लूँ, 12% के मेरे को ब्याज मिलेगा। आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या मिस कंसेप्शन होने वाला है, क्या जो है मिस ट्रेडिंग होने वाली है। तो आप देखिए दोस्तों, अब जो है राम जो है बेचने आया, आप समझ रहे हैं। अब आप जो है समझिए, मान लीजिए राम को बेचना है अपने बॉन्ड, उसको कुछ ज़रूरत है, राम जो है बेचने आया, तो ही विल सेल इट्स प्रीवियस बॉन्ड सो दैट ही कुड बाय न्यू अट्रैक्टिव बॉन्ड ऑफ कंपनी बी विच विल पे 120 रुपीज़ एनुअली इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज़। अब समझ लीजिए, मान लीजिए राम को या तो ज़रूरत थी, जो राम जो है कंपनी ए में जिसने बॉन्ड खरीदे थे, राम को मान लीजिए जिसने कि 1000 रुपये के बॉन्ड खरीदे, 10% का जो रेट था, तो मान लीजिए उसको अगर ज़रूरत है पैसे की, या फिर अभी वो चाहता है कि कंपनी बी के बॉन्ड खरीद लूँ मैं। क्यों, क्योंकि कंपनी बी तो 120 रुपीज़, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, तो यानी कि 120 रुपीज़ पर मंथ पर ईयर देगा, और जबकि जो कंपनी ए तो 100 रुपीज़ ही दे रही है।
तो वो जो है अपना बॉन्ड बेच के बी का बॉन्ड खरीदने की कोशिश करेगा। ऐसे होता है दोस्तों, आप नहीं, एक नहीं करेगा, बहुत सारे बॉन्ड जिनमें होल्ड किए रहते हैं वो सब ऐसे करेंगे। वो चाहेंगे कि किसी बेटर चीज़ में इन्वेस्ट करें, या फिर उनको कोई पैसे की ज़रूरत होगी तो वो चाहेंगे कि अपना बॉन्ड जो है बेचने की कोशिश करें। अब जो है मार्केट में, आपको पता है मार्केट में डिमांड सप्लाई का रूल अप्लाई होगा दोस्तों। जैसे ही न्यू बॉन्ड आया, जैसे ही कंपनी, जैसे ही कंट्री की ग्रोथ बढ़ने लग गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो वैसे ही क्या होता है, सबके ज़्यादातर लोग जो है अपना बॉन्ड, पुराना बॉन्ड, पुरानी कंपनीज का बॉन्ड जो है बेचने के लिए आ जाएंगे। अब बेचने के लिए आ जाएंगे, पर कोई भी उन बॉन्ड को 1,000 रुपये पे क्यों खरीदेगा दोस्तों? क्योंकि वो तो सिर्फ 10% दे रहे हैं। अब वो नई कंपनी के बॉन्ड खरीद सकते हैं, कंपनी बी के बॉन्ड खरीदेंगे तो वो तो 12% दे रहा है, तो उनको तो प्रॉफिट 12% वाले में है, तो कोई क्यों खरीदेगा? तो आप समझ लीजिए यहाँ पर डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो गया है दोस्तों। सप्लाई इतनी आ गई है, ठीक है, डिमांड कोई है नहीं, कोई खरीदना नहीं चाहता। तो अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम हो जाती है, तो प्रोडक्ट के दाम गिर जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, राम को अपने जो 1,000 रुपये का बॉन्ड है उसको जो है कम प्राइस में बेचना पड़ेगा, डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा, तभी वो बेच पाएगा, और तभी जो है खरीदने वाले का फ़ायदा हो पाएगा। देखिए दोस्तों, मैं समझाऊंगा आपको किस तरह से उसको जो है फ़ायदा होगा। अभी देख लीजिए, राम जो है, मान लीजिए ही विल सेल बॉन्ड ऑफ कंपनी है, जो कि उसने 1,000 रुपये के खरीदे थे, मान लीजिए वो 900 रुपये में बेचता है, ठीक है। 900 रुपये में जैसे ही बेचने के लिए जाता है, अब आपको पता है उसका जो है 10% जो है उसका जो है कूपन रेट था, 10% यानी कि हर ईयर 100 रुपीज़ दे रहा है। अभी भी 100 रुपीज़ देगी कंपनी, तो जिसके पास भी बॉन्ड होगा उसको 100 रुपीज़ देगी। तो अब देखिए, मान लीजिए श्याम जो है कंपनी बी में निवेश नहीं करता, कंपनी ए के ही इसके बॉन्ड खरीद लेता है, कंपनी ए के राम से। क्यों खरीदता है? देखिए दोस्तों, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है। जबकि कंपनी ए तो सिर्फ 10% दे रही है, कंपनी बी 12% दे रही है, पर उसको देखिए तभी भी फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि वो डिस्काउंट में खरीदेगा दोस्तों। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बॉन्ड यील्ड का। बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि कितना परसेंट जो है आपको फ़ायदा हो रहा है, मतलब कितना, क्या आपको जो है बॉन्ड की यील्ड क्या है, बॉन्ड का जो है फ़ायदा क्या है, बॉन्ड से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो देखिए उसका फॉर्मूला होता है कि आपको एनुअली कितना पेमेंट हो रहा है कंपनी के द्वारा, और आप जो है किस प्राइस पे खरीदते हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं आती दोस्तों, आप किस प्राइस पे खरीदते हैं। तो देखिए, अभी शाम को जो है एनुअली मिलेगा 100 रुपीज़, क्योंकि 10% दे रही है कंपनी, तो 100 रुपये ही देगी, 1,000 रुपये का 10%, 100 रुपये। पर देखिए श्याम ने खरीदा कितने में, उसने तो डिस्काउंट में खरीदा दोस्तों, उसने 900 रुपये का खरीदा। 900 रुपये का खरीदने पे उसकी जो यील्ड बनी, बॉन्ड यील्ड, वो बनी 11.11%। देखिए दोस्तों, 11.11%, जबकि कूपन रेट था 10%। क्यों? क्योंकि उसने जो है प्राइस कम हो गए, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई, सब बेचने आ गए पुराने बॉन्ड्स। तो देखिए सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो उससे क्या हो गया, आपके जो है प्राइसेस गिर गए, ठीक है, प्राइसेस गिर गए, तो यानी कि यील्ड जो है बढ़ गई, यील्ड बढ़ गई। देखिए दोस्तों 11.11 हो गई। अभी भी आप बोलेंगे कि 11.11 जो है 12% से तो कम ही है, श्याम ने 12% क्यों नहीं लिया? तो आप देखिए दोस्तों, 900 रुपये इन्वेस्ट करने पे उसको 11% की जो है एनुअली उसको जो है यील्ड मिल रही है, मतलब उसको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 11% के दर से मिल रहा है। राउंड फिगर ले लेते हैं, 11% के दर से मिल रहा है। पर आप ये भी तो सोचिए दोस्तों कि मैच्योर होने पे उसको 1,000 रुपये मिलेंगे, 900 नहीं, 1,000 रुपये मिलेंगे। तो आप 100 रुपये का फ़ायदा भी तो उसमें इंक्लूड करके रखिए, कि जब 100 रुपये का उसको जो है फ़ायदा होगा मैच्योरिटी के टाइम पे, तो वो भी उसमें जो है कंसिडर करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो इसलिए जो है श्याम ने बी कंपनी के बॉन्ड नहीं खरीदे, ए कंपनी के बॉन्ड खरीदे। और आप ये भी सोच सकते हैं कि कंपनी ए मान लीजिए AAA रेटेड हो, तो उसके जो है बॉन्ड ज़्यादा अच्छे सिक्योर हों, और कंपनी बी समझ लीजिए मान लीजिए AA रेटेड बॉन्ड हो, तो ये जो कंपनी बी में जो है ज़्यादा रिस्क हो, तो इसलिए उसने रिस्क कम लिया और चाहा कि एक सिक्योर कंपनी जिसकी यील्ड भी देखिए उसी के अराउंड है, 11-12% में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और जो है मैच्योरिटी होने पे जो है उसको और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ज़्यादा मिलेगी, तो वो जो है कंपनसेट हो जाएगा जो भी उसका लॉस है। तो उसके लिए जो है फ़ायदे का सौदा है कि वो कंपनी ए के बॉन्ड खरीदे। तो इससे दोस्तों आपको क्या पता चलता है, इससे जो कंक्लूज़न निकलता है दोस्तों वो ये है कि जैसे जैसे कंट्री की ग्रोथ होती है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और वैसे ही वैसे बॉन्ड यील्ड भी बढ़ती है, राइट। और बॉन्ड यील्ड बढ़ती है क्यों? क्योंकि जो है बॉन्ड के प्राइसेस गिरते हैं दोस्तों। ये आपको सबसे बड़ी बात समझ में चाहिए कि बॉन्ड के प्राइसेस गिरते हैं। अभी आप एक और चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, दूसरा, अगर हम इसका जो है वाइस वर्सा भी ट्रू होता है दोस्तों। जैसे अगर मान लीजिए स्लो डाउन होता है कंपनी में, तो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं,
बैंक्स जो है लोन के अपने जो है ब्याज दरें काटती है, तो उससे जो है क्या होता है कि आपके बॉन्ड यील्ड भी जो है कम हो जाती है और आपके जो है प्राइसेस हैं बॉन्ड के वो बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पे एक और जो जब रिसेशन का टाइम होता है दोस्तों, तो उस समय एक और फिनोमेना काम करता है, वो है मार्केट रूल्स। मार्केट का जो रूल होता है, मार्केट का रूल मतलब डिमांड सप्लाई। जैसे ही रिसेशन आता है, आप सबको पता है, सब पैनिक में अपने बॉन्ड बेचने के लिए मार्केट में चले जाते हैं। जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया के केस में हुआ, सब ने रिडेम्पशन, सब ने बोला इन्वेस्टर्स ने कि मुझे मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो। तो फ्रैंकलिन इंडिया को मार्केट में जाना पड़ा और बॉन्ड्स जो है बेचने पड़े। इतने सारे बॉन्ड लेके वो मार्केट में चले गए और पहले से ही लोग जो है बेचने के लिए आए हुए हैं, इतने सारे सेलर्स, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कोई पैसा अभी समय डालेगा रिसेशन के टाइम पे, पैनिक के टाइम पे, तो कोई डिमांड नहीं, सेलर्स इतने ज़्यादा। तो है फिर भी जो है इसके कारण क्या हो गया, प्राइस कम होने लग गए, इतने ज़्यादा माल होने के कारण। जैसे आपको पता है मार्केट रूल्स यही है, सेलर ज़्यादा होंगे तो डिमांड से ज़्यादा होंगे तो आपके जो है प्रोडक्ट के प्राइस जो है नीचे गिर जाएगा। तो देखिए इस समय प्राइस नीचे गिर गए, प्राइस नीचे गिर गए, यील्ड बढ़ गई, यील्ड बढ़ गई, पर फिर भी कोई खरीद नहीं रहा है, फिर भी जो है कोई खरीद नहीं रहा है। तो अब देखिए आप खुद ही समझ लीजिए, यहाँ पे जो है ये रूल और ये रूल दोनों जो है अपने अपने कंडीशंस के हिसाब से चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सब सेलर्स आ गए, इतने सारे आए माल जो है बेचने के लिए, माल के जो है कीमतें इतनी गिर गई। अब माल की कीमतें इतनी गिर गई, फिर भी जो है कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या करेगा, अभी फ्रैंकलिन इंडिया अभी क्या करेगा? उनको जिन जिन कंपनीज़ को उन्होंने कर्जा दिया था, जिन जिन कंपनीज़ के जो बॉन्ड्स थे, उनको कोई ख़रीदने के लिए अभी तैयार ही नहीं है, कोई ख़रीदार ही नहीं है। और अगर ख़रीदार है भी तो इतने सारे सेलर्स हैं कि उनके जो है प्राइस बहुत कम हो गए हैं। मान लीजिए वही 1000 रुपये का अगर बॉन्ड था तो उनके प्राइस 500-600 हो गए। आपको तो 1000 रुपये चाहिए, आप तो बोलेंगे कि आपको 1000 रुपये चाहिए, आपने 1000 रुपये लगाए हैं, पर प्राइस तो मार्केट में 400-500 हो गया है क्योंकि इतने सारे लोग आ गए हैं। हाँ, पर आपको 1000 रुपये तब मिल सकते हैं दोस्तों जब वो बॉन्ड फ्रैंकलिन इंडिया अपने पास ही रखे और कंपनी जो है मैच्योर होने दे कम टाइम पीरियड के बाद। जैसी मैच्योरिटी होती है, कंपनीज जो है पे बैक करेगी उतना पैसा और आपको जो है आपके 1000 रुपये ही वापस मिल जाएंगे। पर इसमें भी एक बात है दोस्तों कि कंपनी जो है सरवाइव करनी चाहिए, कंपनी जो है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो सरवाइव नहीं कर पाई और बैंकरप्ट हो गई तो आपका पैसा डूब गया दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।